पहला कि जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, वक्फ जो सुधार बिल लाए उसको वापस लिया जाए और बैलेट से मतदान किया जाए, ईवीएम को रद्द किया जाए। एनडीए गठबंधन की भाजपा की सरकार आई है उस वक्त मुस्लिम समाज को एक अछूत बना के रख दिया है कि जब पार्लियामेंट चल रही है और मुस्लिम समाज को पूरे हिंदुस्तान में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में हमारे मुद्दों पे मुखर होकर के बात करनी चाहिए। आज प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें हम कांग्रेस के मतदाता हैं, हम सेक्युलर पार्टियों के मतदाता हैं। वक्फ बोर्ड में ये भी कहा जाता है कि अवैध कब्जे का अड्डा है वो। बिल्कुल, कहीं किसी जगह पे इसका मिसयूज भी हुआ है, मैं बहुत ईमानदारी से उसका स्वीकार करूंगा। आप सब तरीके से जान रहे कि सभी संवैधानिक संस्थाएं, एएसआई हो, पुरातत्व विभाग या दूसरी जितनी भी, आप उसका बिल्कुल खुला एग्जाम्पल ले लो कि एक ही दिन जब सुबह अर्जी होती है, दोपहर में उसके ऊपर उसका जो है सर्वे करने को कहा जाता है और शाम को सर्वे हो जाता है। यानी आप देखो तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से धाक धमकी की राजनीति कर रहे हैं और हर चीज में जगलरी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आयोजन को अंजाम दिया गया जिसका नाम है डोमा। यानी आपको हम फुल फॉर्म भी बता देते हैं। डोमा मतलब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी। और पूरे उस सम्मेलन का नाम परिसंघ रखा गया था और उसमें माइनॉरिटी के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, तमाम बातों पर चर्चा की गई। और उसका मुख्य बिंदु क्या रहा उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात से आए हुए और कांग्रेस के पूर्व एमएलए गयासुद्दीन शेख साहब हैं। आज बातचीत करेंगे कि उस प्रोग्राम का अहम बिंदु क्या था। शुरुआत इसी से करते हैं कि डोमा जो बनाया गया है, ये जो संगठन बनी है और इसको लीड उदित राज कर रहे हैं, जो कांग्रेस से पूर्व सांसद रह चुके हैं। और इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या है और आज जो रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम रखा गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो कार्यक्रम था वो डोमा के नाम से डॉक्टर उदित राज जी ने रखा था। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए हुए थे और उसका मकसद जो है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी, वो 4 बातों को मुख्य लेकर के चल रहा है। पहला कि जाति जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, वक्फ जो सुधार बिल लाए उसको वापस लिया जाए और बैलेट से मतदान किया जाए, ईवीएम को रद्द किया जाए। तो यानी कि आज जो था ये मामला जो था दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के मुद्दों को लेकर के बहुत अहम कार्यक्रम था। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, जब 2014 से 24 तक जब ये एनडीए गठबंधन की भाजपा की सरकार आई है उस वक्त मुस्लिम समाज को एक अछूत बना के रख दिया है। आज ये स्थिति है कि हमारी बात तो सेक्युलर पार्टी भी नहीं करती है। इंडिया गठबंधन के लोगों को इतना जबरदस्त मुस्लिम समाज ने पूरे हिंदुस्तान में 70 से 75% वोटिंग किया, वो भी आज हमारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मात्र और मात्र खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी मुखर होकर के मुस्लिम समाज की बात करते हैं। एक तरफ तो रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और दूसरी तरफ एक खबर आ रही है चंद्रबाबू नायडू की। उन्होंने वक्फ बोर्ड को जो वहाँ पे बना था आंध्र प्रदेश में उसको भंग कर दिया। इसको कैसे देखते? ये खबर आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। अगर ये बात है तो बहुत दुख की बात है। चंद्रबाबू नायडू ने जब यहाँ पर सम्मेलन हुआ तो अभी 15 दिन पहले जमीयत उलमा हिंद का सम्मेलन था, अरशद बद्दी साहब ने उसको सम्मेलन को रखा था। उन्होंने उनके जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भेजा था और उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ के लिए तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल, और हम कभी भी वक्फ का समर्थन नहीं करेंगे। इससे उल्टी बात ये बिल्कुल के ये आई है। मैं मानता हूँ कि बहुत दुख की बात है ये, और इस तरीके की बात अगर चंद्रबाबू नायडू ने की है तो आने वाले दिनों में उनको भी इलेक्शन के दौरान इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने क्या सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, तो आखिर अगर कांग्रेस की बात करें तो दो ही कुछ लोग हैं, मतलब 1-2 लोग की बात नेता हैं जो मुसलमानों के मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं, बाकी लोग नहीं रख पाते हैं। क्या उन्हीं दोनों की जिम्मेदारी है? नाम भी ले लेता हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उसके अलावा बहुत से नेता हैं सेकुलर जो अपने आप को बोलते हैं, बट उनका कोई अगर बयान देखें तो इस तरीके से कभी आता नहीं है किसी को। आज आपने मेरा प्रवचन आपने सुना है। उस प्रवचन में मैंने बहुत खुल करके मैंने ये कहा है कि सिर्फ प्रियंका जी, खड़गे जी और राहुल जी मुस्लिम समाज की बात करते हैं, बाकी इंडिया गठबंधन के लोग
जिनको एक तरफा बहुजन समाज के साथ मिलकर मुस्लिम समाज ने वोट दिया, वो भी हमारी बात से दूर भागते हैं। तो आज ये वक्त है कि जब पार्लियामेंट चल रही है और मुस्लिम समाज को पूरे हिंदुस्तान में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में हमारे मुद्दों पे मुखर होकर के बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी के कमिटमेंट के बारे में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका मुख्य मकसद था आरएसएस के द्वारा जो देश में राजनीति चलाई जा रही है, भाजपा के शासन में जो राजनीति भाजपा ने चलाई है, उसके खिलाफ ही उन्होंने, आरएसएस के खिलाफ में ही उन्होंने ये जो यात्रा की थी। न्याय यात्रा का मतलब भी सामाजिक न्याय का था। तो यानी उनके कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी बात के साथ मैं सहमत हूँ, और आपने मेरे भाषण में भी सुना कि मैंने कहा कि 3 लोग बोलते हैं, बाकी के लोग जिस तरह बोलना चाहिए इस तरीके से बोलते नहीं है। ये जो खड़गे जी की, लगता है कि ये सेकुलर पार्टियों की खामोशी ही मुसलमानों के खिलाफ जुल्म को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, मैंने आज मेरा प्रवचन आपने सुना होगा, मैंने खड़गे जी की उपस्थिति में ये बात को रखा है। ऐसा भी नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके बावजूद मैंने बात को बिल्कुल निर्भय तरीके से, मजबूती के साथ इस बात को मैंने कहा है। ये जिम्मेदारी सभी की है, इंडिया गठबंधन की है, सेक्युलर पार्टियों की है। सिर्फ राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी बोलेंगे तो उससे नहीं चलेगा मामला। पार्टी के जो राज्य इकाई है उनको भी बोलना पड़ेगा, दूसरे सांसदों को भी बोलना पड़ेगा। कुछ सांसद ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, तो वो कभी थोड़ी बहुत सी बात कर लेते हैं, जिनके पास नहीं हो बात नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि यही कारण रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी राजनीति को बल मिला है, मुखर होकर के जो समाज आपको 70 सालों से साथ दे रहा है, जो समाज ने हमेशा, आज देखो तो हिंदुस्तान में आप कहीं भी देखो तो ये कहा जाएगा कि मुस्लिम समाज का समर्थन इतने बुरे वक्त में भी कांग्रेस के साथ रहा है। तो आज हम भी जो निशाना है, कांग्रेस ईमानदारी से मुसलमानों के साथ है। ईमानदारी से कांग्रेस की पॉलिसी है, राहुल जी की है, प्रियंका जी की और खड़गे जी की है। नीचे सुधार लाने की बहुत जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि नीचे सुधार लाने की बहुत जरूरत है। सभी को मिलकर के, मुखर होकर के एक आवाज में बात करनी चाहिए। और पार्लियामेंट और राज्यसभा जब भी का सत्र चालू है, उस वक्त में कांग्रेस ही नहीं, लेकिन उनके साथ इंडिया गठबंधन के लोग हैं। शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, ममता जी हो, सबको बोलना चाहिए। क्यों दूसरे लोग नहीं बोलते हैं? ये कहा जाता है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से सांसद है, आपने उनकी भाषण को सुना भी होगा, कि मुसलमानों के मुद्दे पर मुसलमानों को चिमटे से भी छूने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग। बिल्कुल, ये स्थिति हमारी बना के रख दी है। 10 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस का जो एजेंडा लागू किया, उसमें हमको अछूत बना के रख दिया है। आज जो सेक्युलर पार्टी हमारा वोट लेती है इंडिया गठबंधन की, वो भी हमारी बात करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं मानता हूँ कि ये मुस्लिम समाज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है। उनको सबको मुखर होकर के बाहर आना चाहिए। और ये डंके के चोट पे जो मजलूम है, आप सबके लिए बात करें तो हमारे लिए भी खुल के क्यों बात नहीं करते? जबकि हम आज प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि हम कांग्रेस के मतदाता हैं, हम सेक्युलर पार्टियों के मतदाता हैं। अच्छा, डोमा जो बना हुआ है परिसंघ, इस परिसंघ से क्या लग रहा है कि आपको सामाजिक बदलाव नजर आएंगे, या सामाजिक बदलाव आप उसमें देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, जब उदित राज जी से मेरा कोई पुराना परिचय नहीं था, पहली मर्तबा टेलीफोनिक मेरे से उनसे बात हुई, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हो, तो पहले तो आप ST/SC का ही करते थे। बोले नहीं, मैंने आज के हालात को देख करके इसमें OBC और माइनॉरिटीज को भी इसमें रखा है। और उन्होंने मुखर होकर मुझसे कहा कि आज मुस्लिम समाज की बात करने से लोग दूर भाग रहे हैं, सेक्युलर पार्टी हैं। तो मेरा स्टेज ये स्टेज है कि इस पे सब आए, मैं तुमको नेतृत्व देना चाहता हूं, आप स्टेज पे बैठो और अपनी बात को खुल करके बोलो, क्योंकि हमें वोट इस मन से लेना नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी बात पे प्रतिबंध भी नहीं है, अपनी बात खुल करके बोलो। जब बात उनकी बहुत पसंद आई, बहुत हमने भी गुजरात में इसका प्रचार प्रसार भी किया, और आज गुजरात से भी 200-250 लोग से करीब यहाँ पर आए, और हमने उनकी ईमानदारी को देखा। जब वो बोलने खड़े हुए, उन्होंने वक्त पे बिल्कुल रोक टोक बहुत खुल करके, मुखर होकर के उदित जी ने बात की। खड़गे जी ने जो आज बात की है 1951 के वर्कशिप एक्ट के बारे में, और जो आज माहौल चल रहा है अजमेर दरगाह का, संभल की जामा मस्जिद का, उस पर खुल करके। संभल पे आने ही वाला था, अजमेर पे भी आऊंगा, लेकिन अभी हम लोग वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में ये भी कहा जाता है कि अवैध कब्जे का अड्डा है वो, और वहाँ पे कई संपत्तियों पे अवैध तरीके से कब्जा किया गया। किरण रिजिजू का भी एक स्टेटमेंट है कि 58,000 से ज्यादा जमीनों पे कब्जा है। बिल्कुल, कहीं किसी जगह पे इसका मिसयूज भी हुआ है, मैं बहुत ईमानदारी से उसका स्वीकार करूंगा। यानी वो तो बिल्कुल बात है उसमें, कुछ बात में, लेकिन ये जो है मामला पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके, जितनी भी ज़मीन है वक्फ बोर्ड की तमाम ज़मीनों को हथिया लेना है। वक्फ के पर जो पाबंदी लगाई, DM राज लाना चाहते हैं, DM चाहेगा वो इसके अंदर होगा। तो वो होने से ये होगा कि हमारी तमाम मस्जिदें जो हैं, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान हैं, उन पर सब में अवैध। गवर्नमेंट तो कह ही नहीं रही कि हम खत्म कर रहे हैं, वो तो कह रही कि पारदर्शिता ला रहे हैं उसमें, कि ताकि चीज़ें क्लियर हो। ये सरकार
हमेशा कहती कुछ है और करती कुछ है। यही प्रधानमंत्री ने जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री बने तो संविधान के ऊपर शपथ ली थी, संविधान को माथा टेका था पार्लियामेंट में, और उसके बाद संविधान को खत्म करने की कोशिश की। आज जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको प्रभावित किया है। ईडी का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, यहाँ तक के जो न्यायपालिका है उनको भी प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है। यानी ये सरकार तो जो कहती है उससे उल्टा करती है। ये बात हमेशा अच्छी करते हैं। ये जो हुआ है मामला, उसका एक ही कारण है कि ये 400 पार का नारा दे रहे थे, और जब इनकी 240 आई तो उसका कारण एक ही था कि बहुजन समाज और मुस्लिम समाज ने मुखर होकर के इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दिया और इनको 240 पे ला करके रख दिया। संभल की बात कर रहे थे, तो संभल के बारे में एसआई की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो मस्जिद का जो ढांचा है उसमें बहुत तरह से बदलाव किए गए हैं, और वो मंदिर का एक ढांचा था, बदलते बदलते उसको मस्जिद के रूप में दे दिया। आप सब तरीके से जान रहे कि सभी संवैधानिक संस्थाएं, एएसआई हो, पुरातत्व विभाग या दूसरी जितनी भी, आप उसका बिल्कुल खुला एग्जाम्पल ले लो। एक ही दिन जब सुबह अर्जी होती है, दोपहर में उसके ऊपर उसका जो है सर्वे करने को कहा जाता है और शाम को सर्वे हो जाता है। यानी आप देखो तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से धाक धमकी की राजनीति कर रहे हैं, और हर चीज में जगलरी हो रही है। हर बात को झूठ बोलना, हर बात को जिस तरीके से वो चाहते हैं अधिकारियों से वो काम करवाते हैं, और वो जो सरकार चाहती है या आरएसएस चाहती है वही रिपोर्ट जो अधिकारी करते हैं। इसी सब चीजों को लेकर के था डोमा का जो ये था कार्यक्रम था, और इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने जो था भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा की थी। लेकिन अगर संभल मस्जिद के नीचे मंदिर है, बाबरनामे में लिखा हुआ है, उज्जैन जो वकील है वो कह रहे हैं, सर्वे कह रहा है, तो फिर मानने में क्यों? सर्वे को हम किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं। हम तो एक ही बात को मानते हैं, 1991 के अंदर जो वर्शिप एक्ट जो बना, उसमें कहा गया कि 1947 के पहले जो मामला था, जो मंदिर था, जो मस्जिद था, वो वहाँ पे बरकरार रहेगा, उसमें कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग करने में नहीं आएगा। ये भारत की जो है लोकसभा राज्यसभा में ये पारित हुआ और ये कानून बना है। क्यों उस कानून को सरकार तोड़ रही है? और अभी 4 तारीख के दिन इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। अंतिम सवाल है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? प्रशासन को, सरकार को, या फिर उन नेताओं को जो युवाओं को बरगला रहे हैं? ये इसके अंदर बिल्कुल आप पूरे वीडियोस देख लो कि जिस तरीके से 5 लोगों की जो कत्लेआम हुई है, ये नरसंहार है कि पुलिस के पीछे जो थे संघ के गुंडे मुंह पे कपड़ा बांधे हुए आए थे और उन्होंने आकर के उत्साह लेकर उनके खिलाफ कुछ दिया। ऐसा ही पहले जब बहराइच पे हुआ था, जब भी यही मामला था। यानी इसके लिए पूरा का पूरा जिस तरीके से योगी जी देश में शासन चला रहे हैं, कानून को, देश में लॉ एंड ऑर्डर को, सबको ताक पे रख दिया है, और एक ही निशाना है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को फलस्तीन बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन जी। तो आज डोमा का यहाँ पे आयोजन किया गया था रामलीला मैदान में, और गयासुद्दीन जी बता रहे थे, जो कांग्रेस के पूर्व एमएलए हैं, कि उसका मकसद है सामाजिक न्याय, यानी समाज को न्याय दिलाना। दलित या मुसलमान या आदिवासी हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनसे छुटकारा दिलाना। तो खैर देखिए, इस डोमा परिसंघ से कितना न्याय मिलता है समाज को, ये जो भी अपडेट होगी, या दिल्ली हो या अलग अलग। एक और मसले पे हमने बातचीत की संभल की, जो संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के बाद वहाँ पे बवाल मचता है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। मामला अब कोर्ट में है, और कोर्ट के बाद अब क्या फैसला आता है उस पर भी हमारी नज़र है। जो भी खबर आएगी हम आपके सामने पेश करेंगे। बने रहिए आप।